नमस्कार मित्रों, उमंग क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं योगेश सर कल आपसे कहा था कि आज से आपको रेगुलर हर विषय की कक्षाएं मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी, जिसमें से आज आपको देखेंगे एसएसटी लेकर के आ रहे हैं मनीष सर, अस्मिता मैम अंग्रेजी लेकर के आ रही हैं और मैं संस्कृत लेकर के आ रहा हूं। तो आज से आपको यूपी टेट की कक्षाएं मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। तो आज सभी लोग पहले सिलेबस पर ही चर्चा करेंगे, उसी क्रम में हम भी आपको ये जो टेट का सिलेबस है आपके सामने लेकर के आ रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि आपको संस्कृत विषय में क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिएगा इस क्लास से आप लोग जुड़ जाएंगे। तो यदि आपको अभी तक संस्कृत एकदम आती नहीं है, संस्कृत से आप बहुत डरते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि संस्कृत ऐसा भाषा है कि आज तक आप पढ़े ही नहीं है, बचपन में कभी पढ़े होंगे, फिर उसके बाद अब सीधे टेट में आपको पढ़ना पड़ रहा है, तो कठिनाई तो होती है। आप एक बार विश्वास मान करके हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। निश्चित तौर पे 30 नंबर आने हैं, 30 नंबर आने हैं संस्कृत के। 30 में से मैं 28-27 की तो गारंटी दे देता हूं कि यदि आप पूरा का पूरा इस बैच से जुड़े रहे तो 27-28 नंबर तो पा जाएंगे। 29 भी पा सकते हैं, 30 भी पा सकते हैं, लेकिन ये अब आपकी गारंटी है कि 29-30 यदि आपको पाना है तो थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन मैक्सिमम हम जो जितनी मेहनत करेंगे उतनी मेहनत में 27-28 की गारंटी लेते हैं कि यदि आप पूरा एक एक क्लास लास्ट तक देखते रहे तो कम से कम 27-28 नंबर तो आपको जरूर ही मिल जाएंगे। ठीक है, देखिएगा जिनको बेसिक से एकदम संस्कृत पढ़नी है, एकदम आती ही नहीं है, तो हम एकदम वर्णमाला से शुरू करके धीरे धीरे कठिनाई स्तर अपनी बढ़ाते जाएंगे और लास्ट में आपको देखेंगे कि जितने भी हम चैप्टर पढ़ाएंगे उसके ऑब्जेक्टिव लेकर के भी आएंगे, तो उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे ताकि परीक्षा में आपको कोई समस्या न रह जाए। दूसरी एक और बात कि यदि आप जानते हैं कि अब की बार उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नया सिलेबस जारी किया है, बशर्ते उस सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है, आयोग भी नया है, तो आप देखेंगे कि 2018 के बाद कुछ चीजें नहीं पूछती थी। ठीक है, 2018 के पहले का पेपर देखेंगे, 18 के बाद का पेपर देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको अंतर देखने को मिलेगा। जैसे रस छंद अलंकार 18 के बाद पूछना बंद कर दिया था, तो आइए अब की बार क्या करना है, क्योंकि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग भी है और नए तरीके से आपको तैयारी भी करनी है, क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, तो इस समय ये जरूरी है कि एक भी पॉइंट हम न छोड़ें। ठीक है, सिलेबस का एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे तो चाहे सिलेबस जिस भी तरीके से बनाए, हम चाहे रस पूछे, छंद पूछे, अलंकार पूछे, हम सारा करने का प्रयास कर लेंगे। ठीक है, देखिएगा ये सिलेबस है, इसमें जाते हैं तो नीचे देखेंगे संस्कृत का सिलेबस आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लिखा मिल जाएगा संस्कृत का सिलेबस। ये प्राथमिक का सिलेबस है, प्राथमिक के सिलेबस और जूनियर के सिलेबस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, पढ़ना वही है, बस थोड़ा मोड़ा अंतर है प्राथमिक और जूनियर के सिलेबस में। आइएगा देखते हैं, इस तरीके से लिखा होगा भाषा सेकेंड, जिसमें लिखा है संस्कृत। ठीक है, भाषा सेकेंड लिखा है और लिखा है आपको संस्कृत। तो आप देखेंगे पहले ही लिखा है अपठित अनुच्छेद। क्या है? अपठित अनुच्छेद, जो गद्य पद्य आते हैं। ठीक है, जो गद्य पद्य आते हैं, आपको इसी गद्य पद्य में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक या तो गद्य दे देगा या तो पद्य दे देगा, उसी में से एक दो क्वेश्चन पूछना होगा तो वो पूछ लेगा। ऐसा पहले पूछता था, इधर तो बंद कर दिया था एक आध साल से पूछना, जब पिछला पेपर हुआ था तो, लेकिन अब जितना भी पॉइंट लिखा हुआ है हमको सारा पढ़ना है, अपने तरफ से कुछ नहीं छोड़ना है, क्योंकि आयोग नया है। अब की बार किस पैटर्न से पूछेगा ये हमको नहीं पता है। ठीक है, तो आप देखेंगे अपठित अनुच्छेद पढ़ना है, अपठित अनुच्छेद के बाद आगे बढ़ेंगे तो संज्ञाएं पढ़ना है। ठीक है, संज्ञाएं पढ़ना है जिसमें अकारांत है। ठीक है, अकारांत पुल्लिंग है, अकारांत स्त्रीलिंग है, अकारांत नपुंसकलिंग है, इकारांत स्त्रीलिंग है, उकारांत पुल्लिंग है, ऋकारांत पुल्लिंग है, ऋकारांत स्त्रीलिंग है। अब देखिएगा, सबसे पहले तो इतना बड़ा देख करके ही डर लग जाता है, ये है क्या? तो आपको बता दें कि आप जानते हैं कि देखिएगा, आप जानते हैं कि ये जो अकारांत, इकारांत, उकारांत है, ये है क्या? तो देखिएगा
ये राम शब्द इस तरीके से यदि हम लिखते हैं तो राम के लास्ट में इधर हलंत लगाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, अ निकल के आ जाएगा। और अ को संस्कृत में अकेले एक वर्ण को कहना होता है तो हम कार लगा करके कहते हैं। तो यदि अ कहना है तो हम क्या कहेंगे, अकार कहेंगे। और अकार वो अ कहां पर है, राम के अंत में है, तो इस तरीके से इसमें अंत जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अकारांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अकारांत हो जाएगा। इसी नाते राम शब्द को क्या कहते हैं, अकारांत कहते हैं। इसी तरीके से यदि हरि शब्द है तो हरि शब्द के लास्ट में क्या है, ई है, तो ये भी इकार हो जाएगा। और इकार कहां पर आ रहा है, अंत में आ रहा है, तो हरि शब्द क्या हो जाएगा, इकारांत हो जाएगा। तो यही होता है अकारांत, इकारांत और उकारांत। किसी के लास्ट में उ आ गया तो वो उकारांत हो जाएगा। तो जो शब्द रूप आपको पढ़ने हैं उसी को यहां पर अकारांत, इकारांत, उकारांत लिखा मिलता है। कहीं कहीं पे लिखा होता है शब्द रूप पढ़ना है। क्या लिखा होता है, शब्द रूप पढ़ना है। और कहीं इस तरीके से लिखा रहता है अकारांत, इकारांत। तो शब्द रूप में बहुत सारे शब्द रूप हो सकते हैं, तो यहां लिमिट बना दिया कि इतने ही पढ़ने हैं। ठीक है, इतने ही शब्दों के रूप पढ़ने हैं जिसके अंत में क्या आए, अकार आए या इकार आए या उकार आए या रिकार आए, तो इतने शब्दों के ही रूप पढ़ने हैं। तो आपका सिलेबस थोड़ा सा कम हो गया। यदि शब्द रूप लिख देता तो वो कुछ भी पूछ सकता था, तो इससे थोड़ा सा और सिलेबस कम हो गया ताकि और पढ़ना आसान हो गया। इसके बाद आप देखेंगे कि यदि आप BT-UT किए होंगे तो आप एक चीज जरूर देखने को आपको मिलता होगा, आपके किताब में लिखा होगा घर, परिवार, पशु, पक्षी आदि के नाम लिखा होगा। तो एक आध सवाल ये पूछ देता है, शब्दार्थ पूछ देता है, इनका संस्कृत नाम पूछ देता है कि घर, परिवार, परिवेश, पशु, पक्षियों, घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संस्कृत नामों से परिचय। तो कोई भी एक आध, जैसे काक मतलब क्या होता है, ठीक है, खग मतलब क्या होता है, तो इस तरीके से पूछ देता है कि यदि कोई संस्कृत का क्या पूछ देगा, उसका अर्थ पूछ देगा। कोई शब्द आएगा उस शब्द को देकर के उसका संस्कृत का अर्थ पूछ देगा। इसके बाद देखिएगा सर्वनाम लिखा हुआ है, तो संज्ञा आपको पढ़नी है, सर्वनाम भी पढ़ने हैं। ठीक, उसके बाद क्या पढ़नी है, क्रियाएं पढ़नी है। क्रियाओं के बाद शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग, मतलब हाथ, पैर, कान, नाक, इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, तो शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग। देखिएगा इन सब चीजों से इससे एक आध सवाल कभी कभी पूछा है, लेकिन अब की बार हमको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है जिससे हमको यह संदेह रह जाए कि इस टॉपिक से ज्यादा पूछेगा, कम पूछेगा, क्योंकि आयोग नया है तो कुछ भी पूछ सकता है। आप ये नए पुराने पैटर्न पे आप नहीं तय कर पाएंगे कि नया क्या पढ़ें क्या छोड़ें, तो इसमें से पूरा का पूरा ही पढ़ना है। दूसरी बात देखिएगा, अव्यय पढ़ना है। ठीक है, अव्यय से एक सवाल देखने को मिलते हैं। अब यहां देखिएगा आ गया है आपके पास क्या, संधि, सरल शब्दों की संधि तथा उसका विच्छेद, दीर्घ संधि। ठीक है, अब ये नहीं लिखा है कि कौन कौन सी संधियां इनमें से पढ़नी है, तो आप जान जाइए संधियों में तीनों संधियां पढ़नी है। स्वर संधि पढ़नी है, ठीक है, व्यंजन संधि पढ़नी है, व्यंजन संधि के बाद तीसरी जो संधि है वो है विसर्ग संधि, तो विसर्ग संधि पढ़नी है। इन तीनों संधियों में से चूंकि टेट के लेवल का पढ़ रहे हैं तो एक लिमिट होता है 1 to 5 का है, तो एक और लिमिट होता है कि जितनी कम संधियां हैं, जितनी इंपॉर्टेंट संधियां हैं वही पूछेगा। ठीक है, तो इसमें उस संधियों को पढ़ लेंगे। जूनियर में जाएंगे थोड़ा 2-4 सूत्र और बढ़ा लेंगे। ठीक, संख्याएं पढ़नी है, 1 से 100 तक संस्कृत में गिनती पढ़नी है। ठीक, इसके बाद लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार एवं अनुनासिक व्यंजन पढ़ने हैं। ठीक है, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधियां। अब यहां देखिए लिखा हुआ है अलग से क्या, फिर समास संधि हो गया। चूंकि प्रत्याहार भी हमको पढ़ना है, हमको माहेश्वर सूत्र पढ़ना है, जो माहेश्वर सूत्र इसमें लिखा नहीं है, लेकिन एक जान जाइएगा प्रत्याहार से पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, माहेश्वर सूत्र पढ़ना पड़ेगा। और माहेश्वर सूत्र ही आपको कम से कम 5-6 नंबर तो आपको इस पूरे सिलेबस में, आप पिछला पेपर उठाकर देखेंगे 5-6 नंबर तो माहेश्वर सूत्र के इर्द गिर्द ही घूमता है। ठीक है, और ये आप कहें कि 7 और 8 नंबर भी घूमता है, क्योंकि संधि भी उस माहेश्वर सूत्र को नहीं जानेंगे जब तक, प्रत्याहार बनाना नहीं जानेंगे तब तक संधि भी नहीं कर सकते हैं। तो 7 से 8 सवाल लगभग आपके पूरे सिलेबस का उस माहेश्वर सूत्र के इर्द गिर्द घूमता है। इसके बाद आप देखेंगे स्वर, व्यंजन, ये विसर्ग पढ़ना है, समास पढ़ना है। एक आध
क्वेश्चन समास से आपको जरूर देखने को मिलता है। समास के बाद क्या पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है। उपसर्ग के बाद पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, कारक पढ़ना है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, कारक है। ठीक, कारक के बाद एक इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, प्रत्यय है, ये प्रत्यय पढ़ना है। ठीक, प्रत्यय के बाद वाच्य पढ़ना है। वाच्य से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, और वाच्य तभी आपको समझ में आएगा जब आपका शब्द रूप सही हो, आपका धातु रूप सही हो। धातु रूप और शब्द रूप यदि सही हो जाता है तो वाच्य के प्रश्न करने आसान हो जाते हैं। तो यही है पूरा आपका सिलेबस। अब इसमें से देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्या, वो कवियों के एवं लेखकों की रचनाएं। अब देखिएगा, अब यहां बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं पढ़ाना, किसको, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं। और आप देखेंगे 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा कवियों और रचनाओं से पूछता है, कवियों और उनकी रचनाओं से पूछता है। ये कवियों एवं उनकी रचनाओं को लोग इसलिए छोड़ देते हैं कि संस्कृत की बहुत सारी किताबें पढ़े नहीं हैं, तो वो सीधे दे देते हैं कि ये कालिदास की ये रचनाएं हैं, आप इनको पढ़ लीजिए। मैं एक एक रचनाओं के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैंने पूरी संस्कृत की जितनी भी रचनाएं हैं हमने पढ़ी हैं। ठीक है, बहुत सारी तो नहीं पढ़ी हैं, लेकिन जितनी इंपॉर्टेंट है, जितनी आपके सिलेबस में है, लगभग उतनी हमने पढ़ी हैं। तो उनके नायक नायिका उसमें क्या है, ये सारी हम आपको बताते जाएंगे और बताते जाएंगे, और प्लस जितनी भी रचनाएं हैं उनकी हम इसी क्लास में आपको याद करा देंगे। देखिएगा, इसके बाद ये कवियों एवं लेखकों की रचनाएं दिया हुआ है, इसके साथ एक चीज नहीं लिखा हुआ है, वो रस छंद अलंकार। देखिए इसमें नहीं लिखा हुआ है, आपको ये चीज जूनियर में मिलेगा। ठीक है, इसमें नहीं, इस प्राइमरी में नहीं लिखा हुआ है। तो कवियों एवं लेखकों की रचनाएं चूंकि जूनियर में भी है, प्राइमरी में भी हैं, तो कवियों एवं लेखकों की रचनाएं तो पढ़ेंगे ही, साथ साथ इनकी सुक्तियां भी पूछ देता है। ठीक है, सुक्तियां भी पूछ देता है, और पहले पूछता था, अभी नहीं पूछ रहा है, लेकिन इधर नहीं पूछ रहा था सुक्तियां, लेकिन पूछ सकता है, क्योंकि अब की बार नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, पेपर का स्तर जो कठिन बनाएगा, तो वो कवियों की रचनाएं बढ़ा देगा, सुक्तियां बढ़ा देगा। तो ये चीज आप कितना भी ये व्याकरण पढ़ते रह जाएंगे, इसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन दे देगा, तो वो 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके बाद देखिएगा, ये लिखा हुआ है भाषा विकास का अध्ययन। अभी आप लोग सीटेट का पेपर दे करके छुट्टी लिए ही हैं, तो सीटेट का अभी 7-8 को पेपर बीता है, तो जो अभी यही सारी चीजें आप उसमें पढ़ रहे थे, वही सारी चीजें इसमें भी पढ़नी है। तो इससे ये है कि आप यूपी टेट में इससे सीटेट जितना सवाल नहीं पूछता है, उसमें 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें 15 क्वेश्चन नहीं आएगा, एक आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। किससे, भाषा विकास के अध्ययन से। भाषा विकास के अध्ययन में क्या पढ़ना है, अधिगम अर्जन पढ़ना है, भाषा अध्ययन के सिद्धांत पढ़ना है, सुनने और बोलने की भूमिका पढ़नी है, भाषा का कार्य पढ़ना है, बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीजें अभी आप पढ़ करके आ रहे हैं सीटेट में। ठीक है, तो सीटेट में पढ़े हुए हैं, तो आपको यूपी टेट में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णयात्मक संदर्भ पढ़ना है। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार पढ़ना है। भाषा कौशल पढ़ना है, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, और अध्यापन अधिगम सामग्री पढ़ना है, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन। ठीक है, उपचारात्मक अध्यापन, इतने पढ़ने हैं। और इतने पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन कितना मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये है पूरा यूपी टेट का सिलेबस, जिसमें ये प्राथमिक का सिलेबस था, जिसमें आपको संधि, समास, कारक, ये सारी चीजें पढ़नी है। तो आप इस उमंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जितना, एकदम हम बेसिक से शुरू करेंगे। हम शुरू करेंगे आपको सबसे पहले त्रिमुनि से। ठीक है, त्रिमुनि से शुरू करके त्रिमुनि से आगे बढ़ेंगे, और धीरे धीरे सबसे पहले हम इसके बाद पढ़ाएंगे आपको कवि एवं उनकी रचनाएं। कवि एवं उनकी रचनाएं, इसलिए कवि एवं उनकी रचनाएं पढ़ाएंगे, तो लास्ट में पढ़ाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा। और अभी सीटेट का सिलेबस देकर के आप लोग थोड़ा सा
उब गए हैं सीटेट का पेपर दे करके, तो कभी हम उनकी रचनाएं पढ़ाएंगे तो रचना पढ़ने में आपको थोड़ा रोचक लगेगा, तो आप भी क्लास से अच्छे से जुड़ जाएंगे। क्योंकि रचना आप पढ़ेंगे तो आपको कहानी मिलेगी तो आपको थोड़ा सा आनंद आएगा, और उस आनंद के साथ धीरे धीरे हम लोग व्याकरण की तरफ बढ़ जाएंगे, ताकि आपको भी पढ़ने में थोड़ा सा रुचि लगे। ठीक है, आइए आपको इसके साथ साथ आपको हम दिखाते हैं जूनियर का भी सिलेबस। ठीक है, अब जूनियर के सिलेबस पे हम जाते हैं और आपको जूनियर का सिलेबस दिखाते हैं। जूनियर के सिलेबस में भी देखेंगे बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इसी जैसा वो अभी सिलेबस है उसमें भी आपको यही सारी चीजें पढ़नी है, बस थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा। यहां पर इस तरीके से एक एक चीज अलग अलग करके आपको दिखा दिया है। पहले ही देखिए वहां भी अपठित अनुच्छेद था, यहां भी लिखा हुआ है अपठित अनुच्छेद। देखिएगा यहां पर भी संधि था, यहां पर भी संधि, स्वर और व्यंजन, साथ में हमको विसर्ग भी पढ़नी है, भले नहीं लिखा है फिर भी हम विसर्ग पढ़ेंगे, क्योंकि विसर्ग संधि से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अव्यय लिखा हुआ है, वहां भी अव्यय था, यहां भी अव्यय है, वहां भी समास था, यहां भी समास है, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। एक आध जगह जहां अंतर है अभी हम आपको दिखा देंगे, वहां घर घरेलू नाम ओम था और यहां वो शायद नहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन उससे भी सवाल यहां पर भी पूछ सकता है। आगे देखिएगा यहां पर अव्यय है, अव्यय के बाद यहां देखिए समास है, समास के बाद यहां पर भी लिंग, वचन एवं काल का प्रयोग है, उपसर्ग यहां भी पढ़ने हैं, पर्यायवाची यहां पर भी पढ़ने हैं, विलोम शब्द यहां भी पढ़ने हैं, कारक यहां भी पढ़ने हैं। अब ये चीज वहां नहीं लिखा हुआ था, क्या नहीं लिखा हुआ था? अलंकार। क्या नहीं लिखा हुआ था? अलंकार। तो आप देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है अलंकार, तो अलंकार वहां नहीं लिखा हुआ था प्राइमरी में, लेकिन यहां अलंकार भी पढ़ने हैं, रस भी पढ़ना है, छंद भी पढ़ना है, प्लस साथ में सुक्ति भी पढ़नी है। ये ध्यान रखिएगा, ये जल्दी कोई पढ़ाता नहीं है, आप बहुत सारा देखेंगे क्लास, लेकिन ये सारी चीजें कोई पढ़ाता नहीं है। आप सारी चीजें तो पढ़ेंगे, ये सारी चीजें जो नहीं मिलेंगी ये अभी आपको 1 से 2 नंबर देंगे। इसी नाते हम कह रहे थे 27 से 28 क्वेश्चन हम आपका सही करा देंगे, ये थोड़ा टफ होता है। ठीक है, तो थोड़ा मन लगा करके आप यदि पढ़ लेंगे तो ये सारी चीजें भी आपकी सही हो जाएंगी, तो समझ जाइएगा 29-30 नंबर आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, 29-30 नंबर तैयार हो जाएगा। और यूपी टेट का भी मूल मंत्र लास्ट में हम आपको बताते हैं। ठीक है, उस मूल मंत्र को सुनकर के ही आप जाइएगा। देखिएगा इसके बाद आपको प्रत्यय वहां भी पढ़ने थे, प्रत्यय यहां भी पढ़ने हैं, वाच्य परिवर्तन वहां भी पढ़ना था, यहां भी पढ़ना है। और ये वाच्य परिवर्तन तभी आएगा जब आपको आता होगा अच्छे से शब्द रूप और धातु रूप, जिसको आप शब्द रूप के जगह पे यही अकारांत इकारांत लिखा हुआ है, और धातु रूप के जगह पे कहीं कहीं आपको लिखा क्या मिल जाता है? लकार लिखा मिल जाता है। तो जो पठंती पढ़ते थे वही सारी चीजें जब आपका तैयार हो जाएगा तो वाच्य परिवर्तन से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो यही 2 टॉपिक तो थोड़े से कठिन है, एक अलंकार रस छंद सुक्ति वाला, एक है वाच्य परिवर्तन। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, जब ये सारी चीजें हमारी तैयार हो जाएंगी तो इनको भी हम लोग पढ़ेंगे। आइएगा इसके बाद देखते हैं संज्ञाएं दिया हुआ है। देखिए जैसे वहां अकारांत इकारांत था वैसे यहां भी लिखा हुआ है निम्नमत सभी शब्दों की, सभी विभक्तियों वचनों के रूप का ज्ञान करना है। ठीक है, तो पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द, नपुंसक लिंग शब्द, अकारांत अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसक लिंग, उकारांत, तो ये सारी चीजें वहां भी लिखी हुई थी, यही सारी चीजें यहां भी लिखी हुई हैं। तो प्राइमरी और जूनियर के सिलेबस में बहुत अंतर है ही नहीं। ठीक है, तो आप एक स्थिरता से शुरू करेंगे, एकदम वर्णमाला से शुरू करके, और धीरे धीरे हम लोग कठिनाई स्तर की तरफ बढ़ते जाएंगे। इसके बाद देखिएगा यहां भी सर्वनाम लिखा हुआ है, सर्वनाम के बाद देखेंगे क्या लिखा हुआ है? विशेषण लिखा हुआ है, धातु लिखा हुआ है, संख्याएं वहां भी थी, संख्याएं यहां भी लिखी हुई हैं। और इस तरीके से देखेंगे वहां पर भी भाषा विकास का अध्ययन था, यहां पर भी भाषा विकास का अध्ययन है। क्या अंतर है? आप देखें हैं दोनों पेपर को, तो क्या अंतर है? तो अंतर बस केवल यही है, वहां घर घरेलू हाथ पैर इत्यादि के संस्कृत में अर्थ पूछेगा। ठीक है, उनके नामों का संस्कृत में
अर्थ पूछेगा कि संस्कृत में इसको क्या कहते हैं, यहां वो चीज नहीं लिखी हुई है, लेकिन यहां भी वो प्रश्न आपको आ सकते हैं। ठीक है, तो आप वहां पढ़ें चाहे यहां पढ़ें, पढ़ना आपको पूरा का पूरा जितना भी संस्कृत का सिलेबस है पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो प्राथमिक का हो चाहे वो जूनियर का हो, अंतर कोई नहीं है। यही सारी चीजें वहां भी देखने को मिली, यही सारी चीजें यहां भी देखने को मिली। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जिनको भी संस्कृत से डर लगता है, ठीक है, संस्कृत से डर लगता है, संस्कृत से, ठीक है, यदि आपको डर लगता है तो इस क्लास को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप किसी ऐसे जगह पे हैं जहां आपको बहुत कम समय मिलता है पढ़ने के लिए, तो एक मूल मंत्र लेकर के जाइएगा। वो मूल मंत्र ये है कि यदि आपके पास समय कम है, पढ़ने का समय कम मिल रहा है, तो एक काम जरूर करिएगा, जितना भी इसका प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, आप मार्केट में जाएंगे, बहुत सारी किताबें हैं, किसी भी किताब को आप उठाइएगा और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतनी बार सॉल्व करिएगा, इतनी बार सॉल्व करिएगा कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको रट जाए, चाहे वो हिंदी का हो, संस्कृत का हो, किसी का हो। तो देखेंगे कि मैक्सिमम जो प्रश्न है ना वो प्रीवियस ईयर से यूपी टेट में रिपीट करते हैं, मैक्सिमम प्रश्न यूपी टेट में प्रीवियस ईयर से रिपीट करते हैं। तो उससे क्या होगा कि यदि आपका कोई चीज कम पढ़े हैं, कोई सिलेबस कम पढ़े हैं, कोई टॉपिक कम भी पढ़े हैं, तो उसके इतने प्रश्न आपको याद हो गए होंगे कि हो सकता है उसी में से आ जाए, हो सकता है एक आध प्रश्न उसी में से आपको देखने को मिल जाए, तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही मूल मंत्र है, जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही कर लीजिए, क्योंकि ये सीटेट की तरह नहीं है, इसमें यदि पेपर में गए आप, आया तो आया, नहीं आया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अंगल मंगल मार के ही आपको आना है। ठीक है, तो बस एक काम करना है, जितना प्रीवियस ईयर प्रश्न मिल जाए शुरू से ही सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आए न आए बस आप ऑब्जेक्टिव मारते 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 इतना ऑब्जेक्टिव करिए उसका कि सारे ऑब्जेक्टिव कम से कम आपको याद हो जाए। और इस क्लास से जुड़ जाएंगे तो एक एक टॉपिक को हम पढ़ाते भी जाएंगे, साथ में आपको क्लियर होता भी जाएगा। और जब पढ़ते रहेंगे और ऑब्जेक्टिव भी करते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इससे किस प्रकार के प्रश्न पेपर में आते हैं। हम लोग तो कराएंगे ही, जब एक टॉपिक समाप्त होगा उस टॉपिक से जितने प्रश्न हो सकते हैं कराएंगे, लेकिन आप भी ये करते रहिएगा। और एक ही मूल मंत्र है सीटेट पास होने का, जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर है वो आपको कंठस्थ होना चाहिए, वो एक एक लाइन एक एक प्रश्न आपको याद होने चाहिए। तो उसी को जितनी बार आप सॉल्व कर लीजिए, जितनी बार सॉल्व करेंगे उतना आपका अच्छा होता जाएगा। एक बार करिए, 2 बार करिए, 10 बार करिए। अभी जुलाई में पेपर है, यदि आपको कोई सिलेबस कोई टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो पूरा का पूरा सेट हो बस वो आपको याद होना चाहिए। धन्यवाद मित्रों। इसी तरीके से अब आगे हम कल से महर्षि सूत्र, वर्णमाला इत्यादि से क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका सिलेबस, आज आपको सिलेबस दिखा दिए। कल से एक एक टॉपिक हम शुरू करते हैं और निश्चित समय पर, ठीक है, आप बन जाइए और बन करके आप इस क्लास को करते रहिए। धन्यवाद मित्रों।